अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल हम डिस्कस कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और ये तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया था, कोर्ट तक हमें आज पढ़ना था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है कि डिसोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को टेस्ट सेंड किया था, उसमें 70 एमसीक्यूज के आंसर तो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिए थे, आखिर के 4-5 के आंसर रह गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग फिर अपना चेक करके मुझे नंबर्स जो है वो फॉरवर्ड कर दें उसमें, और फिर जो कंफ्यूजन होगी उसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन पे आ जाए कि देखें जब डिसोल्यूशन होगा तो उसके अंजाम क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे। क्योंकि डिसोल्यूशन में आपने क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले जब भी कोई चीज लिक्विडेट होती है सबसे पहले तो उसके सेलिंग ऑफ एसेट्स होता है कि सबसे पहले उसके एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं। फिर आपका क्या है, फिर आपकी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होती है कि जो भी आपके पास लाइबिलिटी, क्योंकि जब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि ए इज इक्वल टू एल प्लस सी लिखते थे हम, कि लाइबिलिटी को हमेशा हम पहले लिखते थे, कैपिटल को बाद में लिखते थे। हालांकि इक्वेशन में हमारी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी हम एक ट्रेडिशन के तौर पे लिखते थे। क्यों? क्योंकि हम बोलते थे कि आउटसाइडर का क्लेम हमेशा फर्स्ट होता है जब भी डिसॉल्व या लिक्विडेशन का वक्त आता है। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज होती है और फिर उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है तो ऑनर अपने घर ले जाते हैं, और अगर लाइबिलिटी उतारने में कम पड़ेगी तो फिर लादनी जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से ऑनर अपने घर से पैसे लेकर आएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। हम इसी तरह देख लेते हैं कि जब डिसोल्यूशन होगा तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे। क्योंकि देखें एक लाइबिलिटी तो पार्टनर्स की थी जो कि बिजनेस को चलाते वक्त थी। अब बात यह है कि कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हैं जो पार्टनर की बिजनेस जब खत्म कर रहे हैं तो उन लाइबिलिटीज का क्या होगा जो उनके ऊपर है। तो कंटिन्यूइंग लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आफ्टर dissolution, देखें notwithstanding with the dissolution of firm, the partner continue to be liable as such to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the dissolution until the public notice is given of the dissolution। देखें जी, अगर जब तक आप डिसोल्यूशन का कोई पब्लिक नोटिस नहीं देते तो पार्टनर्स के एक्ट के लिए थर्ड पार्टी के सॉरी पार्टनर्स अपने एक्ट के लिए थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लायबल है। बशर्त ये कि वो एक्ट वैसा ही होना चाहिए जैसे कि वो उस वक्त लेते जब फर्म मौजूद थी। ठीक है, इसलिए डिसोल्यूशन में पब्लिक नोटिस देना बहुत जरूरी चीज है कि आप भी इसमें पब्लिक नोटिस दें। ठीक है, मजीद आगे देखें, द नोटिस मे बी गिवन बाय द फर्म और एनी पार्टनर, इट मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म इन केस ऑफ रजिस्टर्ड फर्म इन द लोकल ऑफिशियल गैजेट। लोकल ऑफिशियल गैजेट कहते हैं बेसिकली जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर होते हैं ना आपके मुल्क के, उनको हम कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। जैसे कि हमारा जंग हो गया, डॉन हो गया, एक इंग्लिश एक उर्दू दोनों में आपने देना होता है, जिसकी सर्कुलेशन जो हो ना वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। And in at least one vernacular newspaper circulating in the district where the firm's principal place of business is situated। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने लोकल ऑफिशियल गैजेट में भी देना है और इसके अलावा एक ऐसे न्यूज़पेपर में भी देना है जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका प्लेस ऑफ बिजनेस था वहां पे भी बहुत अच्छी तरह सर्कुलेट होता हो। In the absence of a public notice of dissolution, however, the estate of a partner who dies or who's adjudicated and insolvent, or in case of a retiring partner who is not known to the outside world to be a partner, is not liable for the acts done after the date on which he ceases to be a partner। ठीक है, वो क्या बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर डिसोल्यूशन होती है और पब्लिक नोटिस आप नहीं देते, तो पब्लिक नोटिस जब तक आप नहीं देंगे तब तक आपकी पार्टनर जो है वो लायबल रहेंगे किसी भी एक्ट के लिए थर्ड पार्टी के लिए। क्योंकि वो एक्ट बस ऐसा होना चाहिए कि वो जब बिजनेस कायम होता तब भी वो एक्ट लेते, तो वो ऐसे तमाम एक्ट के लिए थर्ड पार्टी के लिए लायबल होंगे जब तक कि वो एक पब्लिक नोटिस नहीं देते एक ऑफिशियल गैजेट में या एक ऐसे न्यूज और एक उसके साथ साथ एक ऐसे न्यूज़पेपर में भी जो कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में जहां पे प्रिंसिपल ऑफिस था बिजनेस का वहां पे सर्कुलेट करता हूं। लेकिन ये याद रखिएगा पब्लिक नोटिस अब, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात, ये बात क्या कह रहे हैं कि वो लायबल होंगे, इसका मतलब है उनकी अपनी स्टेट लायबल आ जाएगी। लेकिन जो पार्टनर इंतकाल कर गया, ये जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर्ड हो गया, ऐसा पार्टनर जिसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है।
तो वो ऐसे तमाम एक्ट्स के जिम्मेदार नहीं होगा जो कि फर्म की डिसोल्यूशन की डिसीजन के बाद हो या उसके पार्टनरशिप खत्म होने के बाद हो। क्योंकि अगर कोई मर गया, उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, उस दिन से उसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो वो उन तमाम एक्ट्स के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी। सर अगर डिस्ट्रिक्ट का कोई ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है तो लोकल गैजेटेड वुड बी वर्क। बिल्कुल, अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट का न्यूज़पेपर नहीं है जो वहां पे सर्कुलेट होता हो या वहां की कोई लैंग्वेज में हो क्योंकि आपको पता है ना, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की भी अपनी लोकल लैंग्वेज आ रही होती है, तो ठीक है, आपका जो ऑफिशियल गैजेट है दैट वुड बी इनफ, वो काफी है। सर अगर अगर सर उस तरह से एक्ट नहीं करते जब फर्म की एग्जिस्टिंग में लेते, यहाँ तो लायबल नहीं होंगे। नहीं, यहाँ लायबल नहीं होंगे। एक्ट जरूरी है कि वही हो जो कि फर्म से लिंक हो, जब वो फर्म में रहते होते तब वो एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो किसी से गुड्स परचेज कर रहे हो या ऐसी चीजें कर रहे हो, ठीक है, तो उन एक्ट का होना जरूरी है। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर पर्पसेस ऑफ वाइंडिंग अप। देखिए अब बात करते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टनर्स की कुछ अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है। तो पार्टनर की क्या क्या अथॉरिटीज होती हैं ये तो हम देख कर आ चुके हैं, अपरेंट भी देखी थी, एक्चुअल भी देखी थी, तमाम चीजें देख ली थी। लेकिन अब बात ये है कि अब तो बिजनेस हम वाइंड अप करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं, तो वाइंडिंग अप की सूरत में इनकी अथॉरिटीज किस तरह से इफेक्ट करती हैं ये हम देख लेते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है, ये बता दें मुझे जरा। ठीक है, देखें कंटेनिंग अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर देख लेते हैं कि वाइंडिंग अप की सूरत हाल में, लिक्विडेशन की सूरत हाल में पार्टनर्स की अथॉरिटी कैसे कंटिन्यू रहती है। After the dissolution of the firm, the authority of each partner to bind the firm and the mutual rights and obligation of partner continues so far as may be necessary for the following two purposes. कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। देखें डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि पार्टनर्स के तमाम मावेन जो रिलेशन थे वो खत्म हो रहे हैं, बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप हो रहा है, हर पार्टनर का रिलेशन आपस में खत्म हो रहा है, क्योंकि ये कोई एक पार्टनर नहीं जा रहा है, ये तो सारे पार्टनर बिजनेस खत्म कर रहे हैं, तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। वो कहते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म की सूरत में जो पार्टनर्स की अथॉरिटी है, जो राइट्स हैं, जो ऑब्लिगेशन है जो कि एक पार्टनर पे इम्पोज हुए हुए थे, वो कंटिन्यू रहेंगे सिर्फ दो पर्पजेस के लिए। सिर्फ दो पर्पजेस के लिए वो अथॉरिटीज कंटिन्यू रहेंगी जो भी उसके पास थी। पहला, टू वाइंड अप द अफेयर्स ऑफ द फर्म। फर्म के जितने भी मामलात हैं उनको वाइंड अप कराए, जैसे कि सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेलिंग ऑफ एसेट्स और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ये दोनों मामलात हैं, ये खत्म कराने तक उसकी अथॉरिटी रहेंगी, वो बिल्कुल बाउंड रहेगा फर्म के लिए। एंड टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन बिगन बट अनफिनिश्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि स्टार्ट तो हुई थी तब जब डिसोल्यूशन नहीं था, फर्म आपकी चल रही थी, बिजनेस आप कर रहे थे, लेकिन अभी वो अनफिनिश रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऑर्डर किया हुआ था गुड्स का, इंपोर्ट करा रहे थे, ठीक है, आप गुड्स इंपोर्ट करा रहे थे, गुड्स को आने में 3 महीने लगे, इस बीच आपने डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का डिसीजन ले लिया और आप डिसॉल्व करने लगे फर्म को, तो ऐसी ये कहलाएगी अनफिनिश ट्रांजैक्शन, जो कि स्टार्ट तो तब हुई थी जब बिजनेस चल रहा था लेकिन उस वक्त वो एंड नहीं हुई, तो ये कहलाएगी अनफिनिश ट्रांजैक्शन। और अनफिनिश ट्रांजैक्शन के लिए भी कंप्लीट कराना पार्टनर की जिम्मेदारी है। तो दो सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें पार्टनर्स की अथॉरिटीज कंटिन्यू रहेंगी। पहली कि वो तमाम अफेयर्स ऑफ द फर्म को वाइंड अप करेगा, मतलब तमाम एसेट्स को सेल आउट करेगा, तमाम क्रेडिटर्स को पेमेंट्स वगैरह सारी चीजें करेगा, और उसके साथ साथ कोई भी अगर अनकंप्लीट ट्रांजैक्शन थी, सॉरी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन थी, तो उसको वो कंप्लीट कराएगा। जैसे कि कोई ट्रांजैक्शन बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट हुई थी लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, पेंडिंग में थी, तो उसको कंप्लीट कराना भी पार्टनर की जिम्मेदारी। The firm, however, is not bound by such act of a partner who has been
एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। ठीक है, फर्म उन पार्टनर्स के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए। देखिए इंसॉल्वेंट पे तो हमने पहली बात कर ली थी कि इंसॉल्वेंट हुआ, रिटायर हुआ, या आपका जो अपना डाई हो गया, पार्टनर मर गया, ये तमाम जो जिस दिन से पार्टनरशिप से जान छुड़ाते हैं उस दिन से इनकी तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो पार्टनर होते हैं वो ये काम करते हैं। फिर rights of partners to enforce wind up. On the dissolution of a firm, every partner or his representative is entitled to have the property of the firm realized and applied in payment of the liabilities, debts and liabilities of the firm, and to have the surplus distributed among the partners or their representatives according to their rights. कहते हैं कि जब फर्म खत्म होती है तो पार्टनर का कौन सी क्या राइट होगा वाइंडिंग अप में। देखें हर पार्टनर का ये राइट है, उसका भी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। फॉर एग्जांपल इंतकाल वगैरह कर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो कि फर्म की जो प्रॉपर्टी उसका सरप्लस उसे मिले। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्म के एसेट्स बिके 100 रुपए की, लाइबिलिटी थी 80 रुपए की, तो जो 20 रुपए हैं ये सरप्लस है, क्योंकि जब भी फर्म के एसेट्स बिकेंगे सबसे पहले वो लाइबिलिटी के लिए यूज होंगे, उसके बाद कुछ बचेंगे तो वो ओनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो उसमें अपना हिस्सा ले जो भी सरप्लस हुआ है बिजनेस को। 100 रुपए के एसेट्स थे, 80 रुपए की लाइबिलिटीज थी, 20 रुपए बचे, वो 20 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर है लाइबिलिटी टू शेयर पर्सनल प्रॉफिट्स। So long as the affairs of the dissolved firm are in process of winding up, it is still the duty of every partner not to make any personal profit out of transaction concerning the firm. A partner therefore must count to the firm for every benefit so derived by him and must share it with the other partner. देखें ये बड़ा एक अच्छा वो है। देखें पार्टनर्स की हमने ये पढ़ा था कि ड्यूटी होती है ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट्स या पर्सनल प्रॉफिट्स, कि खामोशी से अपने तौर पे कोई मुनाफा ना बनाए, और अगर उन्होंने बनाया है तो वो फर्म को डिलीवर्ड करें। ठीक है, फर्म के नाम पे वो अपना कोई मुनाफा नहीं बना सकती। वही लायबिलिटी आज भी पार्टनर्स की वही ड्यूटी कंटिन्यू रहती है कि पार्टनर्स के ऊपर जरूरी है कि वो वाइंडिंग अप के दौरान भी ऐसे पर्सनल प्रॉफिट ना बनाए। क्योंकि देखें ये बड़ी एक जरूरी बात है, आज क्या हो रहा है, फर्म के एसेट सेल आउट हो रहे हैं। एसेट सेल आउट होने का सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है कि इधर पर्सनल प्रॉफिट इजीली बन सकते हैं, इजीली बन सकते हैं। तो यही क्या है कि हमने यही देखना है कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी को, सॉरी, इस वक्त भी पार्टनर्स के ऊपर ये लाजमी है कि पार्टनर जो है वो पर्सनल प्रॉफिट ना बनाए। मतलब अगर एसेट सेल आउट कर रहा है तो उसको बिल्कुल ऑनेस्टी से करे, सारी चीजें बिल्कुल ऑनेस्टी से करे, ऐसा ना हो अपना कोई पर्सनल प्रॉफिट बना रहा हो। और अगर उसने बनाया है तो फिर वो फर्म को डिलीवर्ड करे। वो ये ना सोचे कि अब तो बंद हो रही है, अब मैं पर्सनल प्रॉफिट बना सकता हूं, नहीं, वो नहीं बना सकता अभी भी। फिर है रिटर्न ऑफ प्रीमियम, where a partner has paid a premium on entering into a partnership for a fixed term and the एक क्वेश्चन देख लेता हूं सर, फर्म की लायबिलिटीज के बाद जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए डिपेंड करता है आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहता है, वो इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कहता है तो इक्वली होगा, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज थे। ठीक है, जैसे कि आप कैपिटल का जो रेशियो था उस पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहता है। एग्रीमेंट साइलेंट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम, देखिए बाज़ औक़ात आपने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम प्रीमियम, गुडविल का भी प्रीमियम देते थे, और बोनस मेथड और गुडविल मेथड होते थे। कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी फर्म की गुडविल इतनी अच्छी होती है, कुछ भी होता है कि नया पार्टनर जब आ रहा होता है तो वो आपको एक्स्ट्रा पैसे देता है। फॉर एग्जाम्पल उसको चाहिए होता है, जो फर्म में वो आपको दे रहा होता है 1.5 लाख रुपए, लेकिन आप उसको फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट करा रहे होते हैं, आप जो उसका शेयर इन्वेस्ट करा रहे होते हैं वो आप करा रहे होते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि पार्टनर बाद औक़ात प्रीमियम दे रहे होते हैं। भाई प्रीमियम क्या,
फर्म इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा गुडविल है, इतनी ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है कि उसका पार्टनर बनने के लिए आप एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। जिस तरह शेयर्स मार्केट में भी होता है कि एक तो होती है शेयर्स की पार वैल्यू जिस पे कंपनी उसको इशू करती है, लेकिन एक होती है मार्केट वैल्यू कि फर्म का बिजनेस जितना अच्छा था, कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा था कि उनके शेयर्स के ऊपर पार के ऊपर एक प्रीमियम भी आ गया है। ठीक है, एक प्रीमियम भी आया है। तो ये बेसिकली एक चीज होती है। इसी तरह से पार्टनरशिप में भी है कि आपके शेयर के ऊपर एक प्रीमियम है। फॉर एग्जांपल, where a partner has paid a premium on entering into a partnership for a fixed term and the firm is dissolved before the expiration of that term, such a partner shall be entitled to repayment of rateable amount of premium for the unexpired period except where the dissolution has been caused। देखें, पहली बात वो कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर प्रीमियम देके एंटर हुआ था पार्टनरशिप बिजनेस में, कि आपने उसको कहा था कि हम 5 साल तक इधर मौजूद रहेंगे, 5 साल तक कारोबार साथ करेंगे और तुम हमें प्रीमियम दोगे तो हम तुम्हें पार्टनर एंटर करेंगे, वरना पार्टनर एंटर नहीं। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 1 लाख की जगह पार्टनरशिप में मेरा हिस्सा बनता है, मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा, 50,000 प्रीमियम दूंगा, आप मुझे पार्टनर एंटर करेंगे। अब अगर आपकी जो भी फर्म है वो एक फिक्स पीरियड जो कि हमने सोचा था 5 साल है, उससे पहले खत्म हो जाती है, उससे पहले आप वाइंड अप करेंगे, तो देखें जो उसने प्रीमियम दिया था ना उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 साल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल उसने 50,000 दिए थे, आप 10-10 हजार 5 साल पे डिवाइड करेंगे। अगर फर्म आपकी 2 साल बाद डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है उसका जो प्रीमियम है वो एक्सपायर्ड हुआ है 2 साल का, मतलब 20,000, अनएक्सपायर्ड रह गया 30,000 3 साल का। तो वो जो 30,000 है वो आप उसको रिटर्न करेंगे अनएक्सपायर्ड पीरियड। तो जब भी कोई भी शख्स एक प्रीमियम के तहत एक पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा जो कि एक फिक्स टर्म के लिए थी, और अगर वो आपने पीरियड से पहले पहले डिसॉल्व कर दी, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड का प्रीमियम उसे आप वापस करेंगे एक्सेप्ट वेयर द डिसोल्यूशन हैज बीन कॉस्ट। हाँ, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है कि अगर इन तरह से इन वजूहात की बेस पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रही है तो फिर हम उसको प्रीमियम वापस नहीं करेंगे। कौन कौन सी? बाय डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की डेथ हुई, बाकी होने का डिसोल्यूशन कर देते हैं, अब हम उसके बिना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। बाय द मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर सो एडमिटेड, जो पार्टनर आपने एडमिट करा था जिसने प्रीमियम दिया था उसने खुद ही कोई मिसकंडक्ट किया है बिजनेस के अंदर। ठीक है, मिसकंडक्ट आप ऊपर पढ़ कर आ रहे हो, उसने खुद ही कोई मिसकंडक्ट बिजनेस के अंदर ऐसा किया जिसकी वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है। फिर तीसरा, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स कंटेनिंग नो प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कि आपने जब उसको एंटर किया था बिजनेस में प्रीमियम लेकर तो आपने उसी वक्त म्यूचुअली एग्री किया हुआ था कि हमारे बिजनेस में प्रीमियम वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं है। आप आ जा रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस, 6 महीने बाद खत्म हो जाए, हम आपको प्रीमियम वापस नहीं करेंगे, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बात खत्म। ठीक है। अगला है राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड फॉर फ्रॉड। A contract of partnership, like any other contract, may be rescinded on the ground of fraud or misrepresentation. The partner misled also has the right to claim damages for fraud. The section grants the following further rights to the partner thus rescinded the contract। देखें, अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट की तरह पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। द पार्टनर मिसलीड ऑल्सो हैज अ राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर फ्रॉड। इवन पार्टनर्स के पास डैमेजेस क्लेम करने का भी वो है राइट के, वो डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपस में कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो पार्टनरशिप को उस बेस पे भी रिसेंड किया जा सकता है। द सेक्शन ग्रांट्स द फॉलोइंग फर्दर राइट्स टू द पार्टनरशिप thus rescinding the contract। क्या क्या राइट है? He has a right of lien on the surplus of the assets of the firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him। ठीक है। He has a right of lien on the surplus of the assets of the firm remaining after the debts of the firm have been paid for any sum paid by him for the purchase of a share in the firm for any capital contribution by him। ठीक है जी। अगर किसी पार्टनर्स के साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ था तो उसके पास क्या क्या राइट आ जाते हैं
ठीक है, उसके पास पहला राइट आता है कि वो फर्म को पहली बात तो रेसेंट करा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, जब कैंसिल होगा तो उसके बाद ये राइट है, ही हैज द राइट ऑफ लीन ऑन द सरप्लस ऑफ द एसेट्स। जो भी सरप्लस आया है, जो भी प्रोसीडिंग्स आई हैं, जो कि द लायबिलिटी पे ऑफ एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू सरप्लस हो रहा है, ठीक है, कि जो भी आपके पास सरप्लस है उसके बाद ये राइट ऑफ लीन है कि वो उसको होल्ड कर ले for any sum paid by him for the purchase of a share in the firm and for any capital contribution by him, कि जब तक उसका कैपिटल या कंट्रीब्यूशन नहीं मिले वो तब तक उसको होल्ड कर ले अपने पास, वो सरप्लस ना दे। दूसरा है he is entitled to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debts of the firm। अब उसको क्या करेंगे, he is entitled to rank as a creditor of the firm in respect of any payment made by him towards the debts of the firm। अगर उस पार्टनर ने कोई फर्म का उधार वगैरह उतारा था तो आज आप उसको एज अ क्रेडिटर रैंक करेंगे, ठीक है, आज आप उसको एज अ क्रेडिटर रैंक करेंगे और आप उसको पहले पेमेंट देंगे एसेट्स बेचने के बाद, ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर ऑनर से एक स्टेप ऊपर आ रहा होता है, पहले क्रेडिटर को पे होते हैं। अगर उसने कोई पार्टनर ने फर्म के डेट की तरफ पेमेंट करी थी तो आज आप उसको एज अ क्रेडिटर रैंक करेंगे पेमेंट करते वक्त। अगला, he has also the right to claim indemnity from the partners guilty of the fraud misrepresentation against all the debts of the firm। उसके बाद ये भी राइट है कि वो जो भी गिल्टी पार्टनर है उनके खिलाफ इंडेमनिटी क्लेम करे। he has also the right to claim indemnity from the partners guilty of the fraud or misrepresentation, कि अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से किसी इनोसेंट पार्टनर का कोई नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसके पास ये राइट है कि वो गिल्टी पार्टनर से इंडेमनिटी क्लेम करेगा और वो लॉस पूरा करेगा। देखिए, फ्रॉड हुआ, फ्रॉड का रिलेशन क्या बना, फ्रॉड जब उसके साथ हुआ तो उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंट कराया, पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कराने लगा, ठीक है, जब वो डिसॉल्व कराने लगा तो उस दौरान फर्म के एसेट्स जो सेल आउट हुए उसके पास ये राइट है कि वो उनको होल्ड कर ले, उनके सरप्लस को, जो भी उसके पास आ रहा है। अगर उसके पास आ रहा है, अगर एसेट्स दूसरे पार्टनर सेल कर रहे हैं तो फिर तो उसके पास ही नहीं रहा। अगर वो ही सेल कर रहा था तो उसके पास ये राइट ऑफ लीन है कि वो उसको होल्ड करे जब तक कि उसको उसका कैपिटल वगैरह वापस ना मिले, ठीक है। सर अगर फर्म में 4 पार्टनर है, अगर एक पार्टनर ने किसी के साथ फ्रॉड किया तो वो फर्म का पूरा सरप्लस पर लीन अप्लाई कर लेगा? अरे नहीं भाई, ये गिल्टी पार्टनर कभी भी नहीं कर सकता लीन अप्लाई, ये तो इनोसेंट पार्टनर्स करेंगे ना, गिल्टी पार्टनर थोड़ी करेगा जिसने खुद फ्रॉड किया है। इनोसेंट पार्टनर फर्म का कॉन्ट्रैक्ट रेसेंट करेंगे। फ्रॉड करने वाला कभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा खुद से? कभी भी नहीं करेगा। वो तो चाहेगा कि ये लोग मेरे साथ रहे और मैं मजीद फ्रॉड करता रहूं। ये तो इनोसेंट पार्टनर जो है, जिसने गिल्ट नहीं किया, जिसने फ्रॉड नहीं किया, वो रेसेंट की एप्लीकेशन वगैरह करेगा, ठीक है, और वही लीन अप्लाई करता है। सर इनोसेंट पार्टनर बोल रहे थे हम, तुमने लिखा हुआ तो फ्रॉड था। एक पार्टनर ने किसी के साथ फ्रॉड किया तो वो फर्म का पूरा सरप्लस पर लीन अप्लाई करेगा। ठीक है, फिर आपके पास है राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस। अब ये कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई भी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी एग्रीमेंट नहीं है, ईच पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इज एंटाइटल्ड टू रिस्ट्रेन द अदर पार्टनर्स। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी नहीं बना हुआ तो हर पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास ये राइट है कि वो रिस्ट्रेन करेगा अदर पार्टनर्स को, वो रोक सकता है अदर पार्टनर्स को carrying on a similar business in the name of the firm or from using the property of the firm for their own benefit until the affairs of the firm have been completely wound up. However, where a partner or his representative has bought the goodwill of the firm, he can use the firm name. देखें, पहली बात कि अगर जो भी पार्टनर, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो दूसरे पार्टनर को एक सिमिलर बिजनेस
करने से रोके फर्म के नाम से या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, जब तक के फर्म के जितने भी अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली बंद ना, वाइंड अप ना हो जाए, पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। हाँ, अगर कोई पार्टनर या उसका रिप्रेजेंटेटिव फर्म की गुडविल परचेज कर रहा है तो फिर वो फर्म का नाम यूज कर सकता है। ठीक है, कि फर्म थी, उसकी एक गुडविल थी, आज ये बिजनेस खत्म हो रहा है, पार्टनर कह रहा है भाई ये गुडविल मैं खुद खरीद लेता हूं। अब उसने गुडविल जब खरीदी है तो गुडविल की कोई पेमेंट करी है। ठीक है, गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, आपने उसकी पेमेंट करी है। जब आपने पेमेंट करी है तो फिर आप फर्म का नाम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तमाम पार्टनर के मेरे राइट है कि दूसरे पार्टनर्स को वो रोकें कि आप फर्म का अफेयर जब तक वाइंड अप नहीं हो जाते, फर्म का बिजनेस नाम वगैरह सिमिलर बिजनेस में यूज नहीं कर सकते। देखें, बात ये है कि जब तक आपके पास कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं है तो हर पार्टनर का ये राइट है कि वो दूसरे पार्टनर को रोकेगा कि आप सिमिलर बिजनेस फर्म के नाम से या फर्म की प्रॉपर्टी के नाम को यूज करते हुए आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अपने ओन बेनिफिट के लिए, जब तक के पूरी तरह से बिजनेस के मामला ये फर्म जो है कंप्लीटली वाइंड अप ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर कोई शख्स बिजनेस की गुडविल परचेज कर रहा है, आपका कोई पार्टनर ही, ठीक है, या उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव फर्म की गुडविल परचेज कर रहा है, तो गुडविल परचेज कर रहा है तो लाजमी बात है उसका नाम आप परचेज कर रहे हैं तो फिर तो आप यूज करेंगे ना उसका नाम। फॉर एग्जाम्पल गुडविल देखें, जैसे दिलपसंद है, दिलपसंद की एक गुडविल है। ठीक है, दिलपसंद की एक गुडविल है, आपने देखा नॉर्थ औरंगाबाद की तरफ दिलपसंद की शॉप बहुत अच्छी चलती है, आपने वो शॉप परचेज कर ली। अब आपको वहां पे आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्यों दिए? कि उसकी गुडविल के पैसे दिए। उसने कहा भाई हमारी गुडविल है, हमारी सेल नॉर्मल से ज्यादा होती है, तो इस वजह से आप एक्स्ट्रा पैसे ने आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए। आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए, बाद में वो कहे नहीं आप दिलपसंद का नाम यूज नहीं कर सकते, तो आप एक बात बताएं, जब आप नाम यूज नहीं करेंगे तो गुडविल तो चली जाएगी। गुडविल लोकेशन की थोड़ी है, गुडविल तो उसके नाम की है। ठीक है, तो चली जाएगी। तो यही वजह है कि गुडविल जब आप परचेज कर रहे हैं तो फिर आपको फर्म का नाम यूज करने की इजाजत दी गई है। नेक्स्ट है आपका मर्दीद, इसमें है दूसरा पैरा। फर्दर द पार्टनर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ और अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म can agree that some of all of them will not carry on a business similar to that of the firm within a specified period or within a specified local limit. Such an agreement shall be valid and not void on the ground of restraint of trade if the restriction imposed are reasonable. कहते हैं कि हाँ, पार्टनर जो है डिसोल्यूशन से पहले या डिसोल्यूशन के वक्त ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग सेम बिजनेस कुछ खास मुद्दत के लिए या कुछ खास लोकल लिमिट्स के लिए नहीं कर सकते, अलग अलग रह के भी नहीं कर सकते। तो ऐसा अगर एग्रीमेंट पार्टनर कर रहे हैं उस वक्त, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट है, ये वॉइड नहीं होगा रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड को लेके, ये बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है, या आपने याद होगा रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड की एक्सेप्शंस में भी पढ़ा है कि अगर पार्टनर्स डिसोल्यूशन के वक्त कोई एग्रीमेंट कर लें या उससे पहले उन्होंने किया हुआ था कि भाई हम एक 3 साल या 4 साल या एक मुद्दत के लिए सेम बिजनेस नहीं कर सकते, या हम लोकल लिमिट्स के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, जो भी उन्होंने स्पेसिफाई की भी होंगी, तो बिल्कुल एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। ये रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड के ग्राउंड पे वाइड नहीं होता, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। हाँ, ये पहले भी आपने पढ़ा था। भाई उन्होंने डिसोल्यूशन तो हो गया, फिर क्यों नहीं कर सकते? ये क्योंकि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, आपस में डिसाइड कर रहे हैं, उनकी अपर मर्जी है। अगर वो डिसाइड ना करें तो आप कर सकते हैं, आप जाके कर लें, लेकिन बस फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते आप। अब आ जाए प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन के ऊपर कि डिसोल्यूशन का बेसिकली तरीकेकार क्या होता है। मोड ऑफ सेटलिंग अकाउंट्स अपॉन डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन की थीम जो है वो वही होती है, सेलिंग ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड गेटिंग सरप्लस आफ्टर दैट। ठीक है, सारी थीम बिल्कुल वही होती है। अब हम पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ सेटलिंग एन अकाउंट, कि अकाउंट को किस तरह से सेटल किया जाएगा डिसोल्यूशन के वक्त। इस चीज को हम थोड़ा देख लेते हैं।
The settlement of accounts between partner upon dissolution of a firm is to be effected in the manner provided for the partnership agreement. In the absence of any agreement between the partners regarding the method by which accounts of the parties are to be settled on its dissolution, the following rule is stated in section 48 of the Partnership Act shall apply. कहते हैं कि अगर पार्टनर से आपस में डिसोल्यूशन का एक तरीकेकार बयान किया हुआ था तो उस तरीकेकार के तहत आप जो है डिसॉल्व करेंगे फर्म। लेकिन अगर कोई तरीकेकार नहीं था तो फिर रूल नंबर 48 ने जो सेक्शंस बताए हुए, सॉरी सेक्शन 48 ने जो रूल्स बताए हुए, हम इसके तहत डिसोल्यूशन करेंगे। पहला, लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly, if necessary, by the partners individually in the proportion in which they were entitled to share profits. देखें जी, कह रहे हैं कि जो भी लॉसेज हुए हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, वो सबसे पहले आप प्रॉफिट्स में से पे करेंगे, जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद आप कैपिटल में पे करेंगे, और अगर उसके बाद भी वो पूरे नहीं होते तो फिर पार्टनर अपने घर से लाएंगे। और उसी तरह से लाएंगे जिस तरह से वो प्रॉफिट को शेयर करते थे। देखिए इलस्ट्रेशन में ए, बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म। द कैपिटल कंट्रीब्यूशन आर 20,000, 5,000, 1,000। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Upon dissolution, it is found that realizable assets are 30,000 and debts payable are 10,000. Thus, after paying such debts, assets available for partners are worth only 20,000. And as such, there is a capital deficiency of 6,000. ठीक है? Each partner must contribute 2,000. देखिए अब उन्होंने बात क्या कही? उन्होंने कहा losses including capital deficiency. लॉसेस, आपको पता है जब लॉस होता है तो इसके अगेंस्ट में लायबिलिटीज पूल हुई हुई होती है, या आपका कैपिटल कम हुआ हुआ होता है, कोई भी एक चीज होती है ना, आपके राइट्स कम होते हैं। वो कह रहे हैं लॉसेस इंक्लूडिंग कैपिटल डेफिशिएंसीज सबसे पहले प्रॉफिट्स में से पे होंगे, उसके बाद आपके कैपिटल में से पे होंगे, और उसके बाद भी अगर बचते हैं तो फिर वो कहां से पे होंगे? आप अपने घर से लाएंगे। कह रहे हैं कि 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। ए ने 20,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, बी ने 5,000 लगाए थे, सी ने 1,000 लगाए थे। शेयर और प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड करते थे। जब फर्म डिसॉल्व हुई तो भाई 30,000 का इनको एसेट सेल आउट हुए, रियलाइजेबल वैल्यू 30,000 की लगी, और डेट आपके पास थे सिर्फ 10,000। तो 20,000 का इनके पास एक सरप्लस आ गया। लेकिन देखिए सरप्लस कितना आया है? 20,000। कैपिटल कितना लगा हुआ है? 26,000। मतलब पार्टनर्स को रिटर्न करने 26, सरप्लस आया 20। फॉर एग्जाम्पल अगर सरप्लस आया हुआ होता 50, तो आप पहले तो इनके 26,000 रिटर्न कर देते कैपिटल, उसके बाद भी आपको कैपिटल सरप्लस बचता 24,000, फिर वो आप लोग इक्वली शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो से बांट लेते। लेकिन यहां मसला उल्टा हो गया। यहां मसला ये हुआ है कि सबसे पहले आपका जो एसेट सेल आउट करे, आपने एक प्रोसीड्स आई आपके पास, उसमें से आपने डेट पे करा, आपके पास बच रहे 20,000, कैपिटल लगा हुआ 26,000। अब कैपिटल में देखें तो ये डेफिशिएंसी आ रही है 6,000 की। ये चीज कहलाती है कैपिटल डेफिशिएंसी। ये जो एसेट सेल आउट हुए वो पूरे पे नहीं कर रहे 6,000 की। तो अब 6,000 कैसे कंट्रीब्यूट होंगे? बराबर बराबर, हर बंदे के 2-2 हजार। तो अब 2-2 हजार कंट्रीब्यूट होंगे। तो देखिए बी के कितने हो गए? 3,000। सी को 1,000 मजीद घर से लाने पड़ेंगे, और 20,000 में से इसको मिलेंगे 18,000। ठीक है, तो सी मजीद 1,000 घर से लेकर आएंगे, बी का शेयर भी 2,000 से कम हो गया, बी 3,000 लेंगे, और ए लेंगे 18,000। कंट्रीब्यूशन अगेन एक्सप्लेन कर दूं? एक्सप्लेन कर देता हूं अगेन। देखिए जी, वो कह रहे हैं लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल shall be paid first out of profits, next out of capital, and lastly if necessary by partner individually in the proportion which they are entitled to share profits. देखिए जी, उन्होंने कहा कि जो भी लॉसेज होंगे जिसमें कैपिटल डेफिशिएंसी भी शामिल है, वो सबसे पहले आप प्रॉफिट में से पे करेंगे, उसके बाद आप कैपिटल में से पे करेंगे, और फिर भी अगर जरूरत पड़ी
तो फिर हम कहां से पे करेंगे? हम अपने घर से लाएंगे। तो इधर भी यही हुआ है, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, ए ने लगाए 20,000, बी ने लगाए 5,000, सी ने लगाए तो बिजनेस में 1,000 रुपए। बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, इक्वली शेयर करते थे, ये प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, इनके जो एसेट सेल हुए वो हुए टोटल 30,000 रुपए के। 10,000 की उनके ऊपर लाइबिलिटी थी, आपको पता है लाइबिलिटी हम पहले पे करते हैं, तो लाइबिलिटी आपने पे करी, इनके पास बचे 20,000 रुपए। अब ये 20,000 तो बच गए इनके पास, कैपिटल लगा हुआ है 26,000 का जो इनको आपस में लेना है, तो इनका मतलब है इनके पास 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई कैपिटल की। 6,000 रुपए से इनके पास पैसे कम है जो इनके कैपिटल को वापस करें। तो अब वही रूल देखें ना, सबसे पहले बिजनेस के प्रॉफिट्स में से, उसके बाद कैपिटल में से, उसके बाद भी अगर कोई डेफिशिएंसी बचती हो घर से, तो अगर यहां पे हम देखें तो अब ये 6,000 रुपए इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ए ने लिए कितने? 18,000, 2,000 उसने डेफिशिएंसी बर्दाश्त करी। ये उसने प्रॉफिट के बाद जो सेकंड स्टेप था वो था कि अपने कैपिटल में से 2,000 पे करे, मतलब डेफिशिएंसी थी, उसने नहीं लिए पैसे 2,000। बी ने भी यही करा, 5,000 की जगह 3,000 लिए, उन्होंने भी डेफिशिएंसी 2,000 की बर्दाश्त करी। सी के पास सिर्फ 1,000 थे। अब सी ने जो कैपिटल में से डेफिशिएंसी बर्दाश्त करी वो सिर्फ 1,000 करी, 1,000 मजीद बच रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट लॉ कहता है कि अगर उसके बाद भी पार्टनर पे ना कर पाए तो वो अपने घर से लाएगा, तो सी 1,000 रुपए घर से लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाए द एसेट्स ऑफ द फर्म। सेकंड पॉइंट, द एसेट्स ऑफ द फर्म including any sums contributed by the partners to make up deficiency of capital shall be applied in the following manner and order। देखिए, जो भी आपके एसेट सेल हुए या जो भी कंट्रीब्यूशन पार्टनर घर से भी लेकर आए अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए, तमाम चीजें किस तरह से अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल, जो भी आपका टोटल प्रोसीड्स आएंगी उसको आपने अप्लाई किस तरह से करना है पैसों को वाइंडिंग अप करते हुए। सबसे पहले इन पेइंग द डेट्स ऑफ द फर्म टू द थर्ड पार्टी, सबसे पहले जो थर्ड पार्टी का कर्ज आप पे वो आप पे करेंगे। दूसरा, in paying to each partner ratably what is due to him from the firm for advances as distinguished from capital। अगर कोई पार्टनर ने, एक मिनट एक क्वेश्चन देख लूं, नहीं, सी का बाकी का 1,000 तो पार्टनर तब देते ना जब सी इंसॉल्वेंट होते, सी इंसॉल्वेंट थोड़ी है, सी तो पे करेंगे, खुद लेकर आएंगे। हाँ, पार्टनर उनके कोई इतने अच्छे दोस्त हैं जो उनके पे अपने पास से कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लॉ के हिसाब से तो उन्हें खुद लाने, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट नहीं है। ठीक है जी। द एसेट्स ऑफ द फर्म किस तरह से अप्लाई होंगे? सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ डेट होगी, जो भी आपने थर्ड पार्टी से डेट लिया हुआ था सबसे पहले तो आप वो पे करेंगे, थर्ड पार्टी का कर्जा। दूसरा, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। अगर कुछ पार्टनर्स ने फर्म को एडवांस वगैरह दिया हुआ था, लोन वगैरह दिया हुआ था, तो आप वो पे करें। ठीक है। फिर तीसरा, इन पेइंग टू ईच पार्टनर रिलेटिवली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, फिर उनका जो कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ था आप वो रिटर्न करें। रिलेटिवली के मायने ये है कि जो भी रेट अप्लाई हो रहा होगा, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशो होगा या जो भी चीज होगी, ठीक है, आप वो पे करें। चौथा, द रेसिड्यू if any shall be divided among the partners in the proportion in which they were entitled to share profit। और उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस पैसे बच रहे हैं तो पार्टनर्स जिस तरह से आपस में प्रॉफिट डिवाइड करते थे उसी तरह से, उसी रेशो से वो आपस में वो रेसिजुअल या वो सरप्लस डिवाइड कर ले। तो सबसे पहले पेमेंट ऑफ डेट होगी थर्ड पार्टी को, दूसरा पेमेंट ऑफ डेट होगी किसी पार्टनर को अगर उसने कोई लोन वोन दिया हुआ था, तीसरा जो भी कैपिटल वगैरह था वो रिटर्न होगा पार्टनर्स का, उसके बाद कोई सरप्लस बचता है तो वो तमाम का तमाम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड हो जाए। देखें, हमने ये पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, कि कल को अगर बिजनेस के एसेट्स
किसी वजह से पेमेंट करने में नाकाफी होते हैं तो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने घर से लेकर आएंगे। लेकिन एक बात बड़ी सोचने की है कि ऐसा तो है नहीं कि एक पार्टनर जो है वो बिजनेस के ही लिए मकरूज होगा, ये भी तो मुमकिन है वो पर्सनली भी किसी काम के लिए मकरूज हो सकता है, क्योंकि एक घर के मामला होते हैं, एक बिजनेस के मामला होते हैं। बिजनेस में ठीक है, बिजनेस उनका मकरूज है, लोगों के डेट उनके ऊपर है, लेकिन प्राइवेटली भी तो वो किसी डेट में हो सकता है ना। हो सकता है उसने कोई लोन वोन लिया हुआ प्राइवेटली, किसी बैंक से कोई ऑटो फाइनेंस कराया हुआ, कुछ भी कराया हुआ, वो भी तो उसके ऊपर एक डेट है। तो ये भी एक चीज देखनी है कि भाई पार्टनर्स की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म के डेट के लिए यूज कैसे करनी है, क्योंकि प्राइवेट डेट भी उसके ऊपर है। तो आगे देखते हैं, वी आर बोथ डेट्स ड्यू फ्रॉम द फर्म and the debts due from the partner in his individual capacity exists, the following rules stated in section 49 as to settlement of such debts shall apply। कहते हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म के डेट के लिए भी लायबल है और उसके साथ साथ इंडिविजुअली भी उसमें कोई डेट एग्जिस्ट करता है, तो सेक्शन 49 के तहत रूल अप्लाई होंगे। क्योंकि आप देखें ना, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्सनल लोन भी लिया हुआ था बैंक से, और जी मेरी लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस में अनलिमिटेड थी, अब वहां पे अनलिमिटेड थी, वहां पे खसारा हुआ, यहाँ से मुझे घर से पैसे लेके जाने हैं, अपनी प्रॉपर्टी लेके जानी है, अपना घर बेचना है, तो मुझे एक बात बताएं, जो मैंने पर्सनल लोन लिया हुआ है वो भी तो मेरे ऊपर डेट है, उसको मैं कैसे उतारूंगा? ठीक है, तो इसीलिए फिर ये रूल अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be applied for the payment of the firm's debt first, and if there is any surplus then the share of each partner shall be applied in the payment of his separate debts or paid to him। कह रहे हैं कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो पहले फर्म के डेट के लिए अप्लाई होगी, फिर उसके बाद अगर कोई सरप्लस बचता है उस पार्टनर का शेयर फिर वो उसके पर्सनल डेट के लिए अप्लाई होगा। अगर फर्म की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी में क्या होगा? The separate property of any partner shall be applied first in the payment of his separate debts, and the surplus if any may be utilized in the payment of। कि ठीक है हमने अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो कहा है, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई पर्सनल लाइबिलिटी भी है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है पर्सनल, वो पहले पर्सनल लाइबिलिटी के लिए लायबल है, उसके बाद फर्म की लाइबिलिटी के लिए आएगी। तो याद रखिएगा, जब भी आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी को स्टडी करते हैं और उसमें कैपिटल घर से लेकर आते हैं, तो वहां पे हमेशा पर्सनल एसेट्स माइनस पर्सनल लाइबिलिटीज, और फिर जो चीज सरप्लस आपको बचता है आप वो बिजनेस में लेके जाते हैं। जब भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा पहले पर्सनल के लिए अप्लाई होगी और उसके बाद आप बिजनेस में लेके जाएंगे। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि खटक से आपने सारा पैसा उठाया और फर्म के लिए ले गए, नहीं, आपने पहले देखना है आप पे पर्सनल लाइबिलिटी तो नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई पर्सनल लाइबिलिटी भी थी तो आपने पहले वो भी पे ऑफ करनी है। ठीक है। लॉस अराइजिंग फ्रॉम इनसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उससे जो लॉस अराइज होंगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, किस तरह से उनको डील करना है, इसको भी देख लेते हैं। When a partner is unable to contribute towards the deficiency of his capital account, he is said to be insolvent, and the loss arising out of his insolvency is called a capital loss। ये याद भी रखिएगा कैपिटल लॉस क्या होगा। देखिए जी, अगर कोई पार्टनर की कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में कि सी की कैपिटल डेफिशिएंसी आ रही थी कि 2000 की जगह उनको शेयर करना था, उनके पास सिर्फ 1000 रुपए थे, तो उनकी 1000 की कैपिटल डेफिशिएंसी। लेकिन अगर सी उस 1000 को पर्सनली लाने के काबिल नहीं है, तो हम कहेंगे कि सी इंसॉल्वेंट हो गए। अगर वो अपनी पर्सनल डेफिशिएंसी कैपिटल डेफिशिएंसी खुद मीट नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि ये he is said to be insolvent and the loss arising out of insolvency is called capital loss। और उसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं कैपिटल लॉस। ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल डेफिशिएंसी मीट करने में नाकाफी है, के काबिल नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसकी ये इंसॉल्वेंट हो गया और इसकी इंसॉल्वेंसी की वजह से अब जो लॉस आ रहा है वो कैपिटल लॉस आए। और लाजमी सी बात है अब वो बाकी पार्टनर को बेयर करना है, लेकिन कैसे बेयर करेंगे ये हम देखते हैं। In the absence of any contract to the contrary,
Such a capital loss is to be borne by the other solvent partners in accordance with the principle laid down in Garner versus Murray. In that case, it was held that the solvent partner have to bear the loss arising from insolvency of a partner in their capital ratio. ये केस था गार्नर वर्सेस मूरे का, जिसमें इनका एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया था, तो बाकी पार्टनर ने उसका जो लॉस है वो बर्दाश्त किया था, ठीक है, कि जो भी कैपिटल लॉस हुआ था। देखिए, कोई भी पार्टनर अपना कैपिटल डेफिशिएंसी मीट करने के काबिल नहीं है, तो इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट है, और इंसॉल्वेंसी की वजह से अब जो डेफिसिट आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, वो कैपिटल लॉस है, जो कि बाकी पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करना है। कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? अपने कैपिटल रेशियो से करेंगे कंट्रीब्यूट। अब कैपिटल रेशियो को ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सी थे ऊपर इलस्ट्रेशन में, अगर सी के पास 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करने के काबिल नहीं थे, तो वो घर से लाते, तो बी और ए क्या करते हैं, 500-500 रुपए मिला देते, क्योंकि वहां पे कैपिटल रेशियो यही, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था कि इक्वली ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैपिटल रेशियो से लाए। चलिए जी, इधर आ जाए, कैपिटल रेशियो एक्सप्लेन। Partners are free to have fixed or fluctuating capital in the firm. देखें, ये पहले तो दो चीजें सीख लें, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी होती तो ज्यादा अच्छा ही समझ में आ जाता। देखिए, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। पार्टनर क्या करते हैं, बाद औकात अपने कैपिटल को फिक्स रखते हैं। पार्टनर्स आर फ्री टू हैव फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इन द फर्म इफ दे आर मेंटेनिंग कैपिटल एट फिक्स्ड अमाउंट, दैट ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग देयर शेयर प्रॉफिट्स ऑन कैपिटल ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन सैलरी ड्राइंग एटसेट्रा रन थ्रू करंट अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या होता है बेसिकली, कभी कभी कि पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 5-5 हजार रुपए लगा दिए दोनों पार्टनर ने, और वो आपस में डिसाइड करते हैं कि भाई हमारा कैपिटल फिक्स रहेगा। फिक्स रहने का मतलब ये ना ये कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह वो कहां से लेंगे। हम तो यही करते थे कि भाई जब क्लोजिंग एंट्रीज करते थे तो पार्टनर्स इक्विटी या ऑनर इक्विटी में क्लोज करते थे। इसका मतलब है ऑनर के पास चली गई, ऑनर अपने घर ले जाए विड्रॉ करके, ठीक है, ड्रॉइंग करके। यही बात हम पढ़कर आ रहे हैं। तो अगर आपने फिक्स्ड कर दी तो अब वो किस तरह से डील करेंगे, तो फिर वो इस तरह से डील करते हैं कि वो हर पार्टनर का एक फिक्स्ड अकाउंट खुलता है, एक करंट अकाउंट खुलता है। एक कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होता है, जैसे गार्डनर फिक्स्ड अकाउंट होगा, फिर एक गार्डनर कैपिटल करंट अकाउंट होगा। होता क्या है कि वो जितनी भी ड्रॉइंग, सैलरीज और जितने भी एडजस्टमेंट्स होती है ना, जितनी भी इंटरेस्ट वगैरह की, वो सारी अपने करंट अकाउंट से डील कर रहे होते हैं। फिक्स्ड अकाउंट को वो छेड़ते ही नहीं है। एक दफा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, उसके बाद उसको कभी छेड़ा ही नहीं, वो फिक्स्ड है। बाकी जितनी भी इन चीजें हैं वो तमाम की तमाम वो अपनी करंट अकाउंट से डील कर रहे होते हैं। यही बात इसमें लिखी है, पार्टनर्स आर। अच्छा, दूसरी स्कीम होती है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में आपका एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल का अकाउंट। 5000 लगाए, प्रॉफिट हुआ, वो बढ़ गया, प्रॉफिट से ड्राइंग करी, कम हो गया, सारी एडजस्टमेंट उसके अंदर ही होती है। तो ये होता है फ्लक्चुएटिंग, कि आपका कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट हो रहा है, बैलेंस कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड क्या है, एक फिक्स्ड है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, बाकी तमाम एडजस्टमेंट आप करंट अकाउंट से कर रहे हैं, ठीक है। यही बात इसमें भी लिखी है, कैपिटल रेशियो एक्सप्लेन। पार्टनर्स आर फ्री टू हैव फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इन द फर्म इफ दे आर मेंटेनिंग कैपिटल एट फिक्स्ड अकाउंट amount, then all adjustments regarding their share of profits, interest on capitals, drawing, interest on drawing, salary, etc. are done through current account, ठीक है, which may have debit or credit balance, and insolvency loss is distributed in the ratio of fixed capital, but if the capital are not fixed। कहते हैं कि अगर आपने फिक्स कैपिटल स्कीम रखी हुई थी और तमाम चीजें आप करंट अकाउंट से डील कर रहे थे, और फिर कोई कैपिटल लॉस अकर हो रहा है, तो आपका जो फिक्स कैपिटल का रेशियो था, फॉर एग्जांपल एक ने 20,000 लगाए थे, एक ने 5,000 लगाए थे, एक ने 10,000 लगाए थे, तो उनके बीच में जो फिक्स कैपिटल का रेशियो बन रहा है, वही रेशियो से आप कैपिटल लॉस भी बेयर करेंगे अपने इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का। If the capital are not fixed and all transactions relating to drawing, profit, interest are passed through capital accounts, then balance sheet of the business shall not exhibit current accounts of the partners, and the capital ratio will be determined after all adjusting all the reserves and accumulated profits to the date of dissolution, all drawings to the date of dissolution, all interest on capital and drawing to the date of dissolution, but before adjusting profit or loss on realization account. In some partner, 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 in some partner
if some partner is having a debit balance on his capital account and is not insolvent, then he cannot be called upon to bear having a debit balance on his capital account and is not insolvent, that he cannot be called upon to bear loss on account of insolvency of the other party. अब बड़ी काम की बात लिखी हुई है। पहले तो उन्होंने आसान कर दिया, उन्होंने कहा देखिए अगर फिक्स कैपिटल स्कीम है तो कैपिटल तो आपकी छेड़छाड़ हो ही नहीं हो रही होती, तो जो भी कैपिटल लॉस आ रहा होगा इंसॉल्वेंट पार्टनर का, जो भी लॉस आ रहा होगा वो तो फिक्स कैपिटल रेशियो से आप कर लेंगे। किसी के 20,000 थे, किसी के 5,000 थे, किसी के 10,000 थे, फिक्स थे, आपने एक रेशियो डिवाइड करा और इसी रेशियो से आपका जो कैपिटल लॉस आया, जैसे कि इलस्ट्रेशन में आया था सी का 1,000, वो आपने डिवाइड करके कर लिया। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्कीम है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्कीम है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सबसे पहले आपका कैपिटल रेशियो मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि देखें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है जब बिजनेस के एसेट सेल आउट हो रहे होते हैं, तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू लग रही होती है एसेट्स की, इसलिए हम रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कौन सी चीज जाती है, बिजनेस के एसेट्स के सेल होने से जो प्रोसीड्स आपके बाहर ही होती है। लेकिन अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्कीम है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि तमाम की तमाम जितनी भी क्लोजिंग है, जितनी भी एडजस्टिंग है, इंटरेस्ट है, ड्राइंग है, सारी चीजें, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सब कुछ एंट्रियां पास करेंगे और फिर हम देखेंगे कि पार्टनर्स के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या क्या बैलेंस आए। लेकिन जो एसेट सेलिंग होगी वो हम रियलाइजेशन अकाउंट अभी क्लोज नहीं करेंगे, उसके क्लोज करने से उसके प्रॉफिट को इनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने से पहले हम देखेंगे। ठीक है, फिर हमने हमारे पास जो जो बैलेंस आ रहे होंगे उस हिसाब से हम एक रेशियो ड्राइव कर लेंगे और उसी से हम आगे कैपिटल लॉस को बेयर करेंगे। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक अकाउंट के, एक पार्टनर के अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाए कैपिटल। अगर किसी पार्टनर के अकाउंट का कैपिटल का डेबिट बैलेंस आ जाए, हालांकि कैपिटल क्रेडिट होता है लेकिन उसका डेबिट आ गया, फॉर एग्जांपल उसने ड्राइंग बहुत ज्यादा करी है, डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो हम कभी भी उसको इनसॉल्वेंट, अब देखें वो इनसॉल्वेंट नहीं है लेकिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ गया, तो हम कभी भी उसको नहीं कहेंगे कि आप इनसॉल्वेंसी दूसरे पार्टनर की जो कि इनसॉल्वेंट हो गया है उसका कैपिटल लॉस आप बर्दाश्त करो। ठीक है, हम कभी भी उसे ये बात नहीं कहेंगे। थोड़ा सा ये अकाउंटिंग टच है इधर, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो क्या पार्टनरशिप अकाउंटिंग अब तक। देखें फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में क्योंकि कैपिटल अकाउंट मुस्तकिल ऊपर नीचे होता रहता है तो अब कैपिटल रेशियो ड्राइव करना एक मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, बड़ा आसान सा रूल है, लॉ ने हमें बताया हुआ है। लॉ ने कहा है भाई देखो, एक तो तुम बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट, वो तब बनता है जब तुम एसेट्स को सेल आउट कर रहे हो, तो तुम एक नया लेजर में अकाउंट क्रिएट कर देते हो जिसको तुम कहते हो रियलाइजेशन अकाउंट। तो एसेट से आने वाली जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो तमाम की तमाम तुम रियलाइजेशन अकाउंट में ले आते हो। जैसे कि आपको याद होगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपने एक इनकम समरी अकाउंट भी बनाया होगा। ठीक है, इसी तरह देख रियलाइजेशन अकाउंट ओपन कर लेते हैं टेम्पररी तौर पे। तो फ्लक्चुएटिंग में वो कहते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में तो वो पैसे जाएंगे जो कि एसेट सेल आउट होंगे, फिर लाइबिलिटीज पे होंगी और उसके बाद जो है हम जो भी सरप्लस आएगा वो पार्टनर्स को डालते हैं। ठीक है, इसका मतलब है एट दी एंड जाके वो पार्टनर्स के अकाउंट में एडजस्ट हो जाता है। अगर लॉस आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, जो भी आ रहा है वो एट दी एंड एडजस्ट होता है ना। जैसे इनकम समरी होती है, आपने देखा होगा, एक तरफ रेवेन्यूज आ जाते हैं, एक तरफ एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर जो बैलेंस आता है आप ले जाके ओनर इक्विटी में उसको क्लोज करते हैं। तो ये कहलाती है कि आपने ओनर इक्विटी में उसको एडजस्ट कर दिया। लॉस आता है तो ओनर इक्विटी कम हो जाती है, रेवेन्यू गेन आता है, प्रॉफिट आता है तो ओनर इक्विटी बढ़ जाती है। ऐसी रियलाइजेशन अकाउंट है कि जब आप एसेट सेल आउट करते हैं तो तमाम चीजें आ जाती हैं, उसके ऊपर रिकॉर्ड हो जाती हैं। ठीक है, और फिर जब आप उसमें लाइबिलिटीज वगैरह पे करते हैं तो भी रियलाइजेशन अकाउंट से पैसों को कम कर देते हैं। उसके बाद इसका एक एंडिंग बैलेंस आ रहा होता है जिसको आपने पार्टनर्स के कैपिटल में लेके जाना होता है। वो कहते हैं कि जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल स्कीम है तो आप क्या करो, आप तमाम के तमाम प्रॉफिट, लॉसेस, ड्राइंग, डिसोल्यूशन, सारी चीजें जो है ना, सब कुछ कैपिटल में उनके एडजस्ट करके रिफ्लेक्ट करा दो, एंट्री करके पास कर दो, लेकिन रियलाइजेशन को एडजस्ट नहीं करो अभी। और फिर उसके बाद देखो कि अब उनका एंडिंग बैलेंस क्या क्या आ रहा है। तो जो उस वक्त उनका एंडिंग बैलेंस आ रहा होगा उसी को तुम प्रॉफिट कैपिटल रेशियो ड्राइव करोगे और फिर उसके बाद
तुम जो हो उस हिसाब से कैपिटल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपस में। लेकिन अगर किसी अकाउंट का पार्टनर के डेबिट बैलेंस आ गया, रियलाइजेशन की क्लोजिंग से पहले पहले बाकी तमाम आपने एडजस्टमेंट कर ली और किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ गया और वो इंसॉल्वेंट भी नहीं है, लेकिन डेबिट आने की कोई भी वजह हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल उसने ड्राइंग बहुत ज्यादा करी है, डेबिट आ गया, तो अगर डेबिट बैलेंस आ गया तो इसका मतलब है वो इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन बैलेंस डेबिट है, तो उसको तुम नहीं बोल सकते कि तुम जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल लॉस बेयर करो, उस पार्टनर से आप कैपिटल लॉस बेयर नहीं करा सकते। क्लियर है? अच्छा जी, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन। गुडविल मैंने आपको बताई थी क्या होती है, कि नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट से एक्सेस अर्न करने की एबिलिटी को हम गुडविल कहते हैं, और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी रियलाइजेबल वैल्यू लग सकती है, जिनको सेल आउट किया जा सकता है, तो उसको हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल की सेल के भी कुछ रूल्स हैं। अच्छा ये भी याद रखिए, कभी किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मिले, अकाउंट्स देख रहे हो और उनमें गुडविल एसेट रिकॉर्ड हुई है, तो याद रखिएगा ये हमेशा परचेज गुडविल होगी, जो उसने कभी किसी से परचेज की होगी, कभी भी सेल्फ क्रिएटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, हमेशा परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, द रूल्स रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुडविल अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आर एज फॉलोज। पहला, while winding up the affairs of the firm after dissolution, the goodwill shall, subject to contract between the partners, be included in the assets, and it may be sold either separately or along with the property of the firm. देखें, कह रहे हैं कि जब भी आप फर्म के बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हो तो पार्टनर्स की कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप गुडविल को भी एसेट्स में शामिल करें, आप उसको अलग से भी सेल कर सकते हैं और आप उसको फर्म की प्रॉपर्टी के साथ भी सेल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है गुडविल कौन सी थी, ठीक है, वो अलग से सेल होने काबिल थी या प्रॉपर्टी के साथ ही अटैच थी। फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्म में कोई ऐसा इक्विपमेंट था जिसकी गुडविल थी, तो वो तो फर्म की प्रॉपर्टी के साथ ही सेल होगी, अलग से सेल नहीं होगी। लेकिन बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपका फर्म का नाम ऐसा था जो सेल आउट हो सकता है, अलग से आपने अलग से अपना नाम सेल आउट कर दिया, ठीक है, आपका नाम की गुडविल थी, आपकी गुडविल थी, तो यही चीज होती है ना। तो इसी तरह जब भी आप अफेयर्स को वाइंड अप कर रहे होंगे तो ये पार्टनर्स के ऊपर है, वो गुडविल को अलग से सेल आउट करें या वो गुडविल को बाकी फर्म की प्रॉपर्टी के साथ सेल आउट करें। सेकेंड पॉइंट हो गया, आफ्टर द सेल ऑफ गुडविल एनी पार्टनर ऑफ द डिसॉल्व्ड फर्म कैन कैरी ऑन अ बिजनेस competing with that of a buyer of goodwill and can advertise such business, but any partner of the dissolved firm may make an agreement with the buyer that such partner will not carry on a similar business to that of the firm within a specified period or within a specified local limits, provided the restriction imposed are reasonable. कहेंगे after the sale of goodwill, any partner of the dissolved firm can carry on a business competing with that of a buyer of goodwill and can advertise such business. कह रहे हैं कि भाई गुडविल सेल करने के बाद हर पार्टनर के भाई राइट भी होता है कि वो चाहे तो, जो भी डिसॉल्व फर्म का राइट है ना, देखिए दो लोग हो गए, एक तो वो हो गया जिसने आपकी गुडविल खरीद ली, बायर हो गया, एक डिसॉल्व फर्म के पार्टनर हो गए, तो हर पार्टनर का डिसॉल्व फर्म के बाद ये राइट है कि जिस शख्स ने भी गुडविल खरीदी है वो उसके कंपटीशन पे बिजनेस कर सकता है और अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी मुमकिन है, लॉ ने अलाउ किया हुआ है कि जो भी बायर ऑफ गुडविल है वो फर्म के पार्टनर्स से एक एग्रीमेंट करे कि जनाब मैं गुडविल तो परचेज कर रहा हूं, लेकिन आप एक स्पेसिफाइड पीरियड तक या लोकल लिमिट्स के अंदर तक ये सेम बिजनेस आप नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बिजनेस था उसमें वर्थ आप लोगों की क्वालिटी की थी, आपने वो फार्मूला उसको सेल आउट करा, उसने कहा ठीक है जी मेरे पास वो गुडविल आ गई, कुछ अर्सा बाद आप सामने ही वो बिजनेस करने बैठे तो उसको गुडविल खरीदने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए लॉ ने उसको अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, एक सवाल है सर, गुडविल सेल के बाद रीइंस्टेट भी तो कर सकते हैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, आपने गुडविल सेल करी और उसके बाद देखें
पहली बात तो जब आप गुडविल सेल करते हैं तो लॉ आपको कहता है कि ठीक है आपने गुडविल सेल कर दी, आप भले चाहें तो कॉम्पिटिंग बिजनेस भी कर सकते हैं उस बायर ऑफ गुडविल के सामने साथ में, या आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। एक शख्स ने आपसे गुडविल खरीदी, आपने गुडविल बेच दी, लेकिन आप वही बिजनेस दोबारा करने लगे, आप कर सकता है पार्टनर कोई भी, ठीक है, या अपने बिजनेस की इश्तेहारी भी कर सकता है। लेकिन बायर ऑफ गुडविल के पास भी ये राइट है कि बाद औकात वो गुडविल खरीदते वक्त पार्टनर से ये एग्रीमेंट कर सकता है कि आप ये बिजनेस दोबारा नहीं करेंगे, एक खास टाइम पीरियड के लिए या एक खास लिमिट्स के अंदर आप ये बिजनेस दोबारा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल कर सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये होती हैं, देखें फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी शॉप थी, ठीक है, आपने उससे गुडविल वगैरह परचेज कर लिया, अब आप उसको बोल रहे पूरे पाकिस्तान में तुम ये बेकरी नहीं खोल सकते, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं हुई ना। एरिया बोले समझ में आता है, ठीक है, आप शहर बोले पूरे कराची में नहीं खोल सकते, ये बात भी काबिल कबूल नहीं है। तो रिस्ट्रिक्शन को रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर देखना है, ये केस टू केस होगी। फिर in the absence of contract to the contrary, the seller of goodwill, that is partner of the dissolved firm, cannot use the firm name, represent themselves as carrying on the business of the old firm, and cannot solicit the customer of the old firm. कह रहे हैं कि अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एग्रीमेंट नहीं बना हुआ आपके बीच में, तो जो भी सेलर ऑफ गुडविल थे, जिनको हम पार्टनर कहते थे पहले, आज वो सेलर ऑफ गुडविल बन गए क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल बेची, तो वो फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते दोबारा। अगर वो कोई पार्टनर दोबारा बिजनेस कर रहा है तो वो फर्म का भी नाम यूज नहीं कर सकता, ना वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं उसी फर्म का बंदा हूं, उसी का काम कर रहा हूं, कि उसी की कोई ब्रांच खोली है, ना ही वो पुराने कस्टमर्स को इनवाइट कर सकता है कि आप मेरे साथ आके काम करें, मेरे साथ मेरे से चीजें खरीदें। ठीक है जी। तो सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, यहां पे ये हमारा एंड हो गया, और ये चैप्टर भी हमारा एंड हो गया, और इसके साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट भी एंड हो गया। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह ताला मैं इसका भी टेस्ट आपका ले लूंगा। आसान सा ही है, इसके तो खैर 4 चैप्टर ही थे। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना मैं आगे चलता हूँ। अच्छा जी, देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया था ना कि कुछ खास सेक्शंस को हमने अलग करा और फिर कुछ एक्ट्स बनाए गए नए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी लिए, कुछ हमने यहां से अलग से भी एंटर किए। तो 1 जुलाई 1930 को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया था और ये वजूद में आ गया था और फिर ये एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी एक खास बात है कि जो भी जनरल प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड एक्ट के का भी यही है कि जो भी जनरल प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं वो तमाम के तमाम इस पर अप्लाई होते हैं। जैसे कि आपने एसेंशियल एलिमेंट में पढ़े थे, कंसिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, या दूसरे जितनी भी थी, रीइंस्टेंट ऑफ ट्रेड और रीइंस्टेंट ऑफ मैरिज ट्रेड पढ़ा था, वेजरिंग वगैरह, वो तमाम के तमाम इस पे भी अप्लाई होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जहां पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेल ऑफ गुड एक्ट का, वहां पे हम सेल ऑफ गुड एक्ट का प्रोविजन यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नहीं करेंगे। जैसे कि वहां पे हमने पढ़ा था कि कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू, कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है आपके पास। ठीक है, वहां पे हमने एक बात पढ़ी थी, कंसिडरेशन का होना जरूरी है, मुनासिब होना जरूरी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक बात क्लियर कट लिखी हुई है कि कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होगी, प्राइस के अलावा कंसिडरेशन नहीं हो सकती कोई भी चीज। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमने फिर सेल ऑफ गुड एक्ट की बात उठानी है कि यहाँ पे प्राइस लिखा है, तो हमने हमेशा यही देखना है कि सेल ऑफ गुड एक्ट में कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होनी चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हमें कहता है कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, कोई भी चीज हो सकती है। जी, गुडविल सेम करने के बाद पार्टनर सेम बिजनेस कर सकता है, लेकिन उस गुडविल का नाम यूज नहीं कर सकता, मतलब फर्म का नाम वगैरह यूज नहीं कर सकता, ना अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि वो ओल्ड फर्म का ही बिजनेस चला रहा है, और ना ही वो इसके अलावा
पुराने कस्टमर्स को इनवाइट कर सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये बातें भी सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्ररी है, सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट है, ठीक है जी। तो सेल ऑफ गुड एक्ट पे हम आते हैं, ये तमाम चीजें हमने इसमें पढ़नी है। सबसे पहले तो डेफिनेशन पे आ जाए। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। पहली बात कि सेलर ट्रांसफर करेगा या ट्रांसफर करने के लिए एग्री होगा, ठीक है, गुड्स को बायर की तरफ, प्रॉपर्टी इन गुड्स, प्रॉपर्टी के मायने यहां पे ओनरशिप के होंगे कि सेलर क्या करेगा, जो भी गुड्स की ओनरशिप है वो ट्रांसफर करेगा या ट्रांसफर करने के लिए एग्री होगा बायर से, जो कि एक प्राइस पे ऊपर, ठीक है। ये तो एक आसान सी डेफिनेशन है ना। अब देखें कोई भी सेल ट्रांजैक्शन होती है, आप मार्केट में आते हैं चीजें खरीदते रहते हैं, सेल ट्रांजैक्शन नॉर्मली चल रही होती है, ठीक है। उनमें अगर आप देखें तो यही हो रहा होता है, सेलर क्या करता है, एक प्राइस के ऊपर आपको गुड्स के पोजीशन दे देता है। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स खरीदने गए, सेलर ने आपसे पैसे लिए और आपको फ्रूट्स दे दिया। अब वो फ्रूट्स जो है वो आपकी प्रॉपर्टी में आ गए, आपकी ओनरशिप में आ गए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बिल्कुल है, ये इसकी डेफिनेशन है। लेकिन डेफिनेशन कुछ चीजें बताती है जिसको हम देख लेते हैं। पहली तो टू पार्टीज, सबसे पहली क्या है, दो पार्टीज होंगी। अब दो पार्टीज क्यों होंगी, क्योंकि एक शख्स खुद से कोई भी चीज खरीद नहीं सकता अपने आप से, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो दो पार्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। एक अकेला बंदा अपने आप से कोई सेल नहीं कर सकता, लाजमी है कि दो पार्टी हो। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी हेयर मींस ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। आप जस्ट एक पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं तो वो कभी भी सेल की ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बुक है, वो बुक अभी मैंने ले ली, ठीक है, तो वो तो पोजीशन ट्रांसफर हुआ है ना, ये तो बेलमेंट हो गई। मैंने एक कार दी, मैकेनिक को दी रिपेयर करने के लिए, उसने रिपेयर करी और लाके दे दी, ये भी एक बेलमेंट हो गई, सेल तो नहीं हुई। सेल के लिए जरूरी है कि ओनरशिप आपकी ट्रांसफर हो। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का होना सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है, इसके बिना सेल नहीं होती, ठीक है। अगर आप इसके अलावा करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लेज का केस बन रहा होगा या बेलमेंट का केस बन रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप टेलर के पास गए, आपने सूट स्टिच होने के लिए दिया, उसने सूट स्टिच किया, वापस दिया। आप देखिए पोजीशन तो इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, आपके पास से सेलर टेलर के पास जा रहा है। लेकिन क्या है, ये सेल का गुड एक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। सेल की ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी है कि उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही होगी। ये बात भी डेफिनेशन से ही हमने निकाली है। मजीद, गुड्स, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल मस्ट बी गुड्स। देखिए जी, सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमेशा गुड्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमेशा गुड्स होगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, गुड्स आएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। अब देखिए गुड्स को भी मजीद एक्सप्लेन किया कि गुड्स क्या चीज है। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को हटा दिया। मनी आपको पता है क्या होते हैं, मनी गुड्स नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम्स वो होते हैं जो कि अनसिक्योर्ड डेट होते हैं आपके, जिसके अगेंस्ट में आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज नहीं हो सकती, नहीं हुई भी होती। जैसे किसी को आपने लोन सॉरी रेंट देना है या रेंट लेना है, किसी पे रेंट ड्यू है, रेंट लेना है, इस तरह की किसी पे ट्रांसपोर्टेशन का बिल ड्यू है, ट्रांसपोर्टेशन लेना है, जो भी आपकी अनसिक्योर्ड डेट हो रहे होते हैं वो तमाम के तमाम एक्शनेबल क्लेम में आ रहे होते हैं। ये मैं आपको ब्रीफली बता दिया है, ठीक है। तो गुड मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स और मनी उसमें शामिल नहीं होते। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड है, स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass, and the things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before the sale or under the contract of sale. क्लियर है? इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ये भी अच्छा। स्टॉक कहते हैं बंच ऑफ शेयर्स को, अकेला होता है तो शेयर्स कहलाता है, एक से ज्यादा होते हैं तो स्टॉक कहलाता है, ठीक है।
हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, जिसमें आपका स्टॉक भी शामिल है, शेयर भी शामिल है, ग्रोइंग क्रॉप भी शामिल है, जो कि आपकी जमीन पे अभी आई नहीं थी, आएंगी, वो भी शामिल हो गई, ग्रॉस भी शामिल हो गई, एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सोल्ड बिफोर द सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, जो भी लैंड से चीजें अटैच कर देते, फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें होगी तो वो भी गुड्स की ही उसमें आएगी, तो गुड्स के मायने ये होगा। ठीक है, अब देखें मजीद इसमें आगे पढ़ लें। Thus, every kind of movable property except actionable claims and money is regarded as goods. Goodwill, trademark, copyright, patent rights, water and electricity decree of all are all regarded as goods. ये इन्होंने उसमें मजीद डिटेल बता दी कि भाई आपको पता होगा कॉपीराइट और पैटेंट्स क्या होते हैं, कि बेसिकली आप मैन्युफैक्चरिंग के राइट वगैरह ले लेते हैं, ये बाद औकात गवर्नमेंट भी देती है, बाद औकात मैन्युफैक्चरर भी देते हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे किया मोटर्स अभी अभी लॉन्च हुई है रिसेंटली पाकिस्तान में, और किया का जो पैटेंट आया है, जो कॉपीराइट पैटेंट आया है मैन्युफैक्चरिंग का, वो लकी ग्रुप के पास आया है। ठीक है, तब्बा ग्रुप है, लकी ग्रुप उनके पास आया है। इसी तरह होंडाई है, होंडाई लॉन्च हुई है पाकिस्तान में, तो होंडाई का जो पैटेंट है वो किसको मिला है, वो निशात वालों को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पैटेंट नहीं, ये भी गुड्स में आएंगे। तो ये तमाम इसमें डिटेल लिखी है, बस याद रखिएगा कि जब भी बात होगी तो ये हमेशा गुड्स की बात हो रही होगी। फिर आपके पास है प्राइस, कंसिडरेशन हमेशा सेल ऑफ गुड एक्ट में प्राइस होगी, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज कंसिडरेशन नहीं हो सकती। यही बात है, द कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी मनी, कंसिडरेशन कॉल्ड द प्राइस। If goods are sold or exchanged for other goods, the transaction is barter, governed by the Transfer of the Property Act and not sale of a good act. देखें, वही बात है कि कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होगी, चीज के बदले में चीज लेना। सेल ऑफ गुड एक्ट नहीं होता, बार्टर सिस्टम होता है। बार्टर सिस्टम आप लोगों को शायद पता हो, शायद ना पता हो। होता ये था कि पुराने दौर में हम पैसे नहीं लेते थे, हम चीज के बदले में चीज एक्सचेंज करते थे, तो बार्टर सिस्टम कहलाता था। फॉर एग्जाम्पल किसी को मोबाइल चाहिए, उसने उसके अगेंस्ट में गंदुम ले ली। ठीक है, तो इस तरह से चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज होती थी, तो वो बार्टर सिस्टम कहलाते थे। बाद में फिर करेंसी का वजूद आया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते आज आप देख रहे हैं कि पेपर करेंसी आई थी, फिर अब देख रहे हैं आपके डिजिटल करेंसी तक आना शुरू हो चुकी है। पैटेंट दोबारा बता दूं, देखिए पैटेंट क्या होते हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग राइट होते हैं, कि आपको एक राइट मिल जाता है, आपको एक कॉपीराइट मिल गया, एक मैन्युफैक्चरिंग राइट मिल गया कि भाई ये पैटेंट हो गए, रिस्ट्रिक्शंस हो गई ना, कि आपके अलावा ये चीज कोई भी और प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किया लकी मोटर्स, अब किया तो कोरियन कंपनी है ना, लेकिन यहाँ पे कौन बना रहे हैं, यहाँ पे तो लकी ग्रुप बना रहा है। जो तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली पैटेंट लिया है, कॉपीराइट ले लिया है उनसे, और वो उसकी बेस पे उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा सिर्फ। ठीक है, ये देखें, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल नहीं आएगा। इंक्लूड्स बोथ। अब देखिए हमने ऊपर पढ़ा था, आपने गुड्स में भी देखा कि उन्होंने कहा कि जी क्रॉप्स भी इसमें आ जाएंगी या ग्रास वगैरह भी इसमें आ जाएंगी। तो बात ये है, और फिर अगर हम दोबारा से इसकी एक दफा डेफिनेशन पे जाते हैं तो हम वहां पे पढ़ते हैं द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर। तो ये जो वर्ड एग्रीज टू ट्रांसफर है, तो इसका मतलब है कि सेल भी है, कि सेलर उसी वक्त भी ट्रांसफर कर सकता है, या एग्रीज टू ट्रांसफर भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपको ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन भी इसके अंदर आ रही है। इसका मतलब है ये सेल उस वक्त भी हो सकती है और एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। बाद औकात आप एग्रीमेंट करते हैं क्या, ठीक है मैं ये चीज आपको सेल आउट करूंगा, बाद औकात आप हाथ के हाथ सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, मजीद पढ़ें, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ जेनेरिक टर्म एंड इंक्लूड्स बोथ अ सेल एंड एन एग्रीमेंट टू सेल एज इज क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन। ठीक है, वही बात जो मैंने बताई कि देखें उसमें लिखा है सेलर ट्रांसफर्स और एग्री टू ट्रांसफर।
इसका मतलब है इस वक्त भी ट्रांसफर कर सकता है या बाद में भी ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट की तो बात हो ही रही है, फ्यूचर की भी बात हो रही है। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया सेल, फ्यूचर का मतलब हो गया एग्रीमेंट टू सेल। दोनों चीजें इसके अंदर आती हैं। अब सेल क्या है? वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी in the goods is immediately transferred at the time of making contract from the seller to the buyer. Immediately अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम सेलर टू बायर तो ये कहलाएगी सेल। इट रेफर्स टू एन एब्सोल्यूट सेल। ठीक है, इसको एब्सोल्यूट सेल भी कहा जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक शॉप पे जाते हैं, आप कोई भी चीज परचेस करते हैं, वो हाथ के हाथ आपसे पैसे लेता है, आपको चीज दे देता है, ये कहला रहा है एब्सोल्यूट सेल। एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है कि उसी वक्त आपको हर चीज डिलीवर्ड हो गई, ठीक है, उसी वक्त प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो गई, ये एब्सोल्यूट सेल भी हो गई, सेल हो गई। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? Where under a contract of sale, the transfer of property in the goods is to take place at future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. जब आप क्या कर रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई फ्यूचर डेट डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर की किसी तारीख में मैं आपके लिए कोई भी टाइम मखसूस करूंगा, डिलीवरी करूंगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, तो फिर ये चीज कहलाएगी एग्रीमेंट टू सेल। देखिए इलस्ट्रेशन, ऑन जनवरी 1 ए एग्रीज विद बी दैट ही विल सेल बी हिज स्कूटर ऑन 15 जनवरी फॉर सम ऑफ 3000। ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। क्यों? क्योंकि देखें जनवरी 1 को वो एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं 15 जनवरी को आपको ये गुड सेल, अपनी स्कूटर सेल आउट करूंगा, 15 जनवरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा, तो इसका मतलब ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया। जैसे कि आपने एक किसान से बात कर रहे हैं, आपने एक लैंड दी, आपने कहा यार इस जमीन पे जो भी इस साल फसल होगी वो तमाम आप मुझे बेचना, एडवांस आज दे रहे हैं, सारी चीजें आज कर रहे हैं, फ्यूचर डेट डिसाइड कर रहे हैं कि फला तारीख को वो तमाम चीजें मुझे बेचना, ये भी एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है, तो जब भी आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमीडिएट होगी वो सेल होगी, जब भी आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर की किसी डेट पे होगी तो वो हमेशा एक एग्रीमेंट टू सेल होगा। क्लियर है ये बात? तो वो हमेशा एक एग्रीमेंट टू सेल की उसमें आ रहा होगा। अच्छा जी, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि हर एग्रीमेंट टू सेल जो है जब सेल हो जाएगी तो फिर वो सेल में ही कन्वर्ट हो जाता है। एन एग्रीमेंट टू सेल इरिस्पेक्टिव है टाइम ऑफ पेमेंट के। देखिए अभी हम पेमेंट से बात नहीं कर रहे, पेमेंट आपको अभी भी मिल सकती है, फ्यूचर में भी मिल सकती है ना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि आपको एग्जीक्यूटरी है, दोनों तरफ से ही परफॉर्मेंस रुकी हुई थी, आगे चला गया, इरिस्पेक्टिव है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट टू सेल हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस से। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉरेन से हो जाएगी, ठीक है, तो सेल है इमीडिएटली। अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्यूचर की किसी डेट में डिसाइड हो रही है तो फिर ये एग्रीमेंट टू सेल है। सर ये फ्यूचर कंसिडरेशन भी होगी, बिल्कुल हो सकती है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकती है आपकी, लेकिन कंसिडरेशन हमेशा प्राइस होगी। ठीक है जी, नो फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व। देखें यही बात है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई भी एक फॉर्मेट नहीं दिया हुआ कि आपने इसको इस तरह से बनाना है, आपको फ्री छोड़ा गया है, इसमें आप कैसे भी बना सकते हैं, यही बात इसके अंदर लिखी है। द सेल ऑफ गुड एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी पर्टिकुलर फॉर्म to constitute a valid contract of sale. A contract of sale of goods can be made by mere offer and acceptance. The offer may be either by the seller or the buyer, and the same must be accepted by the other. Neither payment nor delivery is necessary at the time of making the contract of sale. ठीक है, ये उसका भी आंसर हो गया जिन्होंने कहा था irrespective है। Further, such a contract may be made either orally or in writing, or partly in writing, or maybe even implied, or the conduct of the parties, where the articles exhibited for the sale and the customer picks up one and the sale assistant picks the same for him, there has resulted a contract of sale by the conduct of the party। कह रहे हैं नो फॉर्मेलिटीज टू बी ऑब्जर्व के ऊपर जो 5 बताई गई हैं ये बातें तो सही हैं, होनी है,
लेकिन इसके अलावा सेल ऑफ गुड एक्ट ने कोई खास पर्टिकुलर फॉर्मेट या फॉर्म नहीं दिया कि सेल ऑफ गुड एक्ट को इसी तरह परफॉर्म करना है। ये कैसे भी हो सकता है, कोई भी ऑफर कर सकता है, कोई भी एक्सेप्टेंस कर सकता है, किसी भी फॉर्मेट में ये हो सकता है, जरूरी नहीं है इसके लिए कोई खास फॉर्मेट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में आप सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इसको मैं पढ़ाऊंगा, आप नहीं पढ़िएगा। ठीक है, फिर सेल डिस्टिंग्विश फ्रॉम हायर परचेज है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं हम। बाकी टेस्ट के मुझे नंबर्स वगैरह अपने आप लोग शेयर करा दिएगा, मैं आपको 5-6 एमसीक्यूज के आंसर भेज रहा हूँ, वो आप मुझे शेयर करा दिएगा नंबर्स वगैरह, तो फिर मैं आपको देख लूंगा कि किसके क्या मसले मसाइल हैं उसमें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।